इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। आप सब स्टूडेंट्स को और व्यूअर्स को एक दफ़ा फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर खुश आमदीद। आपको याद होगा कि हम एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस डिस्कस कर रहे थे और इन्हीं रिएक्शंस को हमने कुछ मैकेनिज़्म के साथ डिस्कस करना था, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज़्म था, बेंजाइन मैकेनिज़्म था और डायज़ोनियम साल्ट वाला मैकेनिज़्म था। हमने एडिशन एलिमिनेशन और बेंजाइन एलिमिनेशन एडिशन, जिसको हम बेंजाइन मैकेनिज़्म भी कहते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिए थे। और नेक्स्ट हमारा जो मैकेनिज़्म हमने डिस्कस करना है वो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वाया डायज़ोनियम साल्ट, या इसको हम डायज़ोटाइजेशन भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात ये कर लें कि डायज़ोनियम साल्ट प्रिपेयर कैसे किए जाते हैं और क्या होते हैं। आमतौर पे जो एरोमेटिक अमीन्स हैं मोस्टली इस्तेमाल किए जाते हैं डायज़ोनियम साल्ट बनाने के लिए। अरीन डायज़ोनियम साल्ट भी इन्हें कहते हैं। और जैसे कि हम कॉमनली एनिलीन कह सकते हैं कि एनिलीन को हम इस्तेमाल कर लेते हैं डायज़ोनियम साल्ट बनाने के लिए। एनिलीन का रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रस एसिड के साथ एट 0 to 5 सेल्सियस, कहीं पे 0 to 10 सेल्सियस भी लिखा होता है। और ये हमारे पास जो नई प्रोडक्ट साल्ट फॉर्म में हासिल होगी, इसको हम डायज़ोनियम साल्ट कहते हैं। डायज़ोनियम साल्ट जो हैं वो एरोमेटिक अमीन्स के जो होते हैं ये मॉडरेटली स्टेबल होते हैं। वैसे भी जो डायज़ोनियम साल्ट हैं इनको इंटरमीडिएट के तौर पे इस्तेमाल करवाया जाता है नई प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। लेकिन इसके साथ सवाल ये पैदा होता है कि अल्काइल अमीन्स के डायज़ोनियम साल्ट नहीं बनाए जा सकते। बनाए जा सकते हैं लेकिन वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, वो स्टेबल नहीं होते। इस वजह से मोस्टली हम डायज़ोनियम साल्ट का रिलेशन एरोमेटिक कंपाउंड के साथ ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। और इसको कंसेप्ट में भी जब भी डायज़ोनियम साल्ट का नाम लिया जाता है तो ये बात समझी जाती है कि ये एरोमेटिक के ही डायज़ोनियम साल्ट होंगे। अच्छा जी, अब एनिलीन ये जैसे एरोमेटिक अमीन्स हैं जनरल हम बात कर लें तो ये कैसे तैयार होते हैं। जो एरोमेटिक अमीन्स हैं वो नाइट्रो बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड जो जिन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ होता है उनकी रिडक्शन से हासिल किए जाते हैं। जैसे नाइट्रोबेंजीन है, इसकी रिडक्शन करवाई जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ 10 HCl की मौजूदगी में, और इसको हीट किया जाता है। और सेकंड स्टेप में इसकी बेसिक हार्ड ट्रीटमेंट करवा ली जाती है। या फिर इसका कैटलिस्ट यहाँ पे जिंक भी इस्तेमाल किया जा सकता है टिन की जगह पे। या फिर एक और बेहतरीन कैटलिस्ट है जो बुक्स में ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता, ग्रेफाइट इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्राजीन, वो भी नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करवा सकता है एनिलीन के अंदर। अच्छा जी, डायज़ोनियम साल्ट का प्रोसेस हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। Process of converting organic compound, generally primary aromatic amines, into diazonium salt referred to as diazodizations. It has been seen that diazonium group is highly unstable under the normal conditions. Diazonium group जो होता है is not generally restored, most of time is used just after its preparation, यानी कि एज ए इंटरमीडिएट इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको जैसे ही तैयार कर लिया जाएगा, इसको सेव करके बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते, इनको फ़ौरन फिर आगे मुख्तलिफ रिएक्शन के लिए इस्तेमाल भी कर लिया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ डायज़ोनियम साल्ट बाई रिएक्टिंग द नाइट्रस एसिड विद aromatic amines. Reaction of anilines with nitrous acid result in the diazonium salt formation, that benzene diazonium chloride. Nitrous acid is highly toxic gas. It is generally prepared during the reaction itself by reacting sodium nitrate with mineral acids in situ. In situ means nitrous acids is not directly used in during reactions. We use sodium nitrate and HCl. By the reaction of sodium nitrate and HCl, nitrous acid is produced automatically in the during reactions and used for the reaction purpose.
Another important parameter that govern the product formation during the preparation of these salts is temperature. Most diazonium salts are stable below temperature of 5 डिग्री सेल्सियस. तो इसी बुनियाद पे 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नीचे ही रखा जाता है ताकि इनकी कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी को मेंटेन रखा जा सके. लेकिन इतने स्टेबल फिर भी नहीं होते कि इसको लॉन्ग टाइम के लिए, ओवरनाइट के लिए इसको स्टेबल किया जा सकता हो, महफूज किया जा सकता हो. नहीं, इसको जैसे ही बनाया जाता है फ़ौरन ही इसको इस्तेमाल भी करना होता है. ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गया होगा. अच्छा जी, अब मैकेनिज़्म की थोड़ी सी अगर बात कर लें तो उसके 4 स्टेप्स हैं. पहले स्टेप में नाइट्रोसोनियम आयन बनता है, नाइट्रोसोनियम आयन पे अटैक करता है. नाइट्रोसोनियम आयन कहाँ से आया है? ये आता है नाइट्रस एसिड से. नाइट्रस एसिड से नाइट्रोसोनियम आयन आता है. एनिलीन का नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो नाइट्रोसोनियम आयन के नाइट्रोजन पे अटैक करता है. स्टेप नंबर 2 में प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है. प्रोटॉन ट्रांसफ़र कहाँ से होता है कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये वाला प्रोटॉन चला जाएगा इस ऑक्सीजन के पास. हमारे पास ये वाली इंटरमीडिएट स्टेट बन जाएगी. इसके बाद फिर इसके अंदर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होती है. फिर नेक्स्ट स्टेप में प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है कि ये वाला प्रोटॉन फिर ऑक्सीजन के पास चला जाता है. हमें पता है वाटर वेरी गुड लीविंग ग्रुप है और यहाँ से वाटर एज ए लीविंग ग्रुप के तौर पे लीव कर जाता है और हमारे पास डायज़ोनियम साल्ट तैयार हो जाता है. अच्छा जी, डायज़ोनियम साल्ट जो हैं वो आयनिक इन नेचर होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं. अराइल डायज़ोनियम साल्ट कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं. बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट जैसे कल इज सॉल्युबल इन वाटर बट रिएक्ट विद इट ओनली व्हेन वार्म्ड. वाटर इसके अंदर हल तो हो जाता है लेकिन थोड़ा सा वाटर को अगर हमने गर्म किया या हीट किया तो फिर जो है वो इसके साथ रिएक्शन कर जाता है. बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट्स इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, इज़ प्रेटी सॉल्युबल एट रूम टेम्परेचर. अच्छा जी, ये तो कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात हो गई थी कि डायज़ोनियम साल्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे तैयार होते हैं. अब बात करेंगे अब रिएक्शन कैसे करते हैं. और अराइल डायज़ोनियम साल्ट मेजर 2 टाइप्स के रिएक्शन शो करते हैं, जिनको एक को कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और दूसरे हैं कपलिंग रिएक्शंस. ठीक है जी, इन दोनों की हम कुछ एग्जांपल्स देंगे. कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जांपल दे देंगे और कुछ हम कपलिंग की दे देंगे. ओवरऑल एक ही नज़र में थोड़ा सा अगर इनको देखा जाए रिएक्शंस को, तो आप इस चार्ट के अंदर देख रहे हैं कि हम इससे डायज़ोनियम साल्ट से फिनोल तैयार कर सकते हैं, सियानो बेंजीन फ्लोरोबेंजीन तैयार कर सकते हैं, दोबारा फिर बेंजीन रिकवर करवा सकते हैं डायज़ोनियम साल्ट से. अच्छा जी, ब्रोमो बेंजीन, क्लोरोबेंजीन. अच्छा, ब्रोमो बेंजीन और क्लोरोबेंजीन तो हम एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से भी बना सकते थे, लेकिन हम न्यूक्लियो डायज़ोनियम साल्ट से भी इसको तैयार किया जा सकता है, लेकिन यील्ड अच्छी आएगी यहाँ पे. आयोडोबेंजीन जो है वो भी इससे बेहतरीन तैयार हो सकता है, जो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा तैयार नहीं होता. तो ये वाला रिएक्शन एजोडाइज, ये कपलिंग रिएक्शन की एग्जांपल हैं. इसके अलावा बाकी सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की एग्जांपल हैं इसमें. ये दूसरी तरह भी चार्ट दे दिया है, कुछ स्टूडेंट्स को इस तरह समझ आ सकता है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें. पहले वाला ही है तकरीबन जैसा पहले हमने आपको बताया था. अच्छा जी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि फ़िनोल कैसे तैयार किया जाता है. फ़िनोल जस्ट डायज़ोनियम साल्ट को वाटर के साथ हीट करें तो डायज़ोनियम साल्ट फ़िनोल तैयार हो जाएगा आपके पास. अच्छा जी, इसमें एक रिएक्शंस की टाइप होती है सैंड म्यूर रिएक्शंस. क्या होते हैं, व्हाट आर द सैंड म्यूर रिएक्शंस? बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, पेपर में भी पूछ लिए जाते हैं. सैंड म्यूर रिएक्शंस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. कॉपर के साल्ट के साथ अगर डायज़ोनियम साल्ट को ट्रीट किया जाए तो उसे सैंड म्यूर रिएक्शंस कहते हैं. जैसे क्यूप्रस ब्रोमाइड है, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस आयोडाइड, क्यूप्रस साइनाइड, ये सारी एग्जांपल सैंड म्यूर रिएक्शंस की हैं. क्यूप्रस ब्रोमाइड से ब्रोमाइड सब्स्टिट्यूट कर देगा नाइट्रोजन लीविंग ग्रुप के तौर पे, यहाँ से लीव कर देगा. क्यूप्रस क्लोराइड में क्लोराइड जो है नाइट्रोजन को लीव करवा देगा. क्यूप्रस आयोडाइड में आयोडाइड और क्यूप्रस साइनाइड में साइनाइड जो है वो नाइट्रोजन को लीव करवा के खुद उसको सब्स्टिट्यूट करवा देता है. दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ सैंड म्यूर रिएक्शंस. ठीक है जी, ये थोड़ा सा मैकेनिज़्म है सैंड म्यूर रिएक्शंस का. स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले रेडिकल्स बनता है. क्यूप्रस जो है
वो क्यूप्रक आयन में चेंज होता है और इसको रेडिकल में चेंज करता है। फिर इसके बाद हेलाइड्स जो हैं वो अगर यहाँ पे कोई ग्रुप है, हेलाइड्स हो सकते हैं, साइनाइड्स हो सकते हैं, एट्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है ये, जिसको हम न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं, ये इस रेडिकल के साथ सब्स्टिट्यूट होता है और अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लीव कर देता है और क्यूप्रिक जो है फिर दोबारा क्यूप्रस के अंदर चेंज हो जाता है। ये मैकेनिज्म है सैंडविच रिएक्शन का। अच्छा जी, नेक्स्ट एक शीमैन रिएक्शंस है। शीमैन रिएक्शंस में है, अगर आप डाइजोनियम साल्ट का रिएक्शन करवाएं फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, इसको कहते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड। फ्लोरोबोरिक एसिड में हम फ्लोरोबेंजीन हासिल करते हैं, ये फ्लोरीनेशन रिएक्शन भी कहलाता है। हम देख लें कि फ्लोरोबेंजीन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से तैयार नहीं हो सकता था, तो उसको हम डाइजोनियम साल्ट के ज़रिए तैयार करते हैं। और अच्छा जी, इस तरह अगर हम दोबारा बेंजीन बनाना चाहते हैं तो फास्फोरस एसिड के साथ रिएक्शन करवा दें तो आपको डाइजोनियम साल्ट बेंजीन से बनाते हैं, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन, एनिलीन से डाइजोनियम साल्ट, डाइजोनियम साल्ट को दोबारा फिर बेंजीन में चेंज करना हो तो फास्फोरस एसिड के साथ ट्रीट करवा सकते हैं जी। नेक्स्ट है जी कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में ये होता है कि नाइट्रोजन लीव नहीं करता बल्कि दो रिंग्स को कनेक्ट कर देता है। व्हेन डाइजोनियम साल्ट इज ट्रीटेड विद एरोमेटिक कंपाउंड्स दैट कंटेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स, यानी कि ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे यहाँ पे OH ग्रुप, फिनोल ग्रुप लगा हो, ये या फिर यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा हुआ हो, तो उनके आर्थो और पैरा पोजीशन के ज़रिए डाइजोनियम साल्ट इसके साथ कपल कर सकता है। ठीक है जी। हाँ, प्रोडक्ट जो होती हैं डाइजोनियम साल्ट की, जो कपलिंग रिएक्शन की होती हैं, वो हाईली कलर्ड होती हैं और सिंथेटिक डाई स्टफ में इस्तेमाल किया जाता है एज ए डाई एजोडाइज जैसे होते हैं। एजोबेंजीन लाइट ऑरेंज, हाउएवर कलर ऑफ एजो कंपाउंड्स में रेंज फ्राम रेड टू डीप ब्लू, क्योंकि मुख्तलिफ कलर्स होते हैं मुख्तलिफ सब्स्टिट्यूएंट्स चेंज करने से। ठीक है जी। ब्राइट कलर्स हो सकते हैं, एज ए ब्राइटनर्स के तौर पे भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है इनको। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है वो यहाँ पे इंक्रीज़ करवानी है तो एज इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप्स आर बेंजीन रिंग्स, और एक्टिवेशन यहाँ पे जिसके साथ कनेक्ट करवा रहे हैं रिंग को, कि एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज इन द ऑर्डर, और एक्टिवेटिंग ग्रुप होने चाहिए, जैसे OH नेगेटिव है, NR2 है, NR2 है, OR है। मुख्तलिफ तरह के ग्रुप बना के मुख्तलिफ तरह के यहाँ पे एजो कंपाउंड्स तैयार किए जाते हैं। और ये एजो कंपाउंड्स का मेकनिज़म है कि कैसे कनेक्ट होते हैं आपस में दो रिंग के। सबसे पहले एक एरोमेटिक रिंग का आर्थो या पैरा पोजीशन से अटैक होता है डाइजोनियम साल्ट पे। ठीक है जी। फिर जब अटैक हो जाता है तो आपको पता है कि एक रिंग अपना एरोमेटिक करैक्टर लूज़ कर देगा और क्लोराइड जो है जो एरोमेटिक करैक्टर लूज़ हो गया वही दोबारा हेल्प करेगा इसको अपना एरोमेटिक करैक्टर इसको गेन करवाने में, और फिर हमें यहाँ पे HCl की सिक्रेशन हो जाएगी और डाइजोनियम साल्ट यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट भी हैं कुछ मुख्तलिफ कलर्स के रिएक्शंस हैं कि ऑरेंज डाइज कैसे तैयार होते हैं, येलो डाइज कैसे तैयार होते हैं। ऑरेंज डाइज फिनोल का रिएक्शन करवाएंगे, एनिलीन का रिएक्शन करवाएंगे तो येलो कलर्स तैयार होते हैं। अगर आप एन डाई मिथाइल एनिलीन का रिएक्शन करवाएंगे और ये डाइजोनियम साल्ट के साथ तो फिर यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज आपको कलर मिलेंगे। तो मुख्तलिफ कलर किस तरह तैयार कर सकते हैं, ये कुछ डाइजोनियम साल्ट हैं उनके साथ पाउडर हैं, ये डाई स्टफ़ के अंदर इस्तेमाल फैब्रिक्स में इस्तेमाल होते हैं, या मुख्तलिफ प्लास्टिक्स को मुख्तलिफ कलर देने के लिए डाइजोनियम साल्ट के एजो कंपाउंड जो हैं वो तैयार करवा के इस्तेमाल करवाए जाते हैं। ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट लें और इनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है जी। आप याद रखें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे रिएक्शन करते हैं, जैसे कि बीटा नेफ्थोल है, बीटा नेफ्थोल में OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इस ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस ग्रुप को, इसके वजह से ये आर्थो पोजीशन है, तो इस पोजीशन पे ये डाइजोनियम साल्ट बना है यहाँ पे। या फिर ये अपने लिहाज से पैरा पोजीशन पे हो सकता है, आर्थो पोजीशन जो है इसकी ज़्यादा एक्टिवेटिंग है तो ये आर्थो पोजीशन पे जो है कपल कर गया यहाँ पे।
अच्छा जी, ये मुख्तलिफ़ रिएक्शंस थे। बाकी रिएक्शंस ये आपके लिए हैं कि आप इनकी डायज़ोनियम साल्ट मैंने ख़ुद बना के यहाँ पे रखे हुए हैं खुद, और ये आपने ख़ुद इनकी प्रैक्टिस करनी है। आप जो प्रोडक्ट्स बनानी है कमेंट्स में लिखना है कि क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे इनकी। ठीक है जी। अगर जिनको कंसेप्ट इसका समझ आ गया है डायज़ोनियम साल्ट का, तो वो ज़रूर इनको बनाएंगे और बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, और जिनको कंसेप्ट नहीं समझ आया वो कंफ्यूज रहेंगे। उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आया होगा और आप ज़रूर इनकी प्रोडक्ट्स बनाएंगे। मैंने 4 रिएक्शंस दिए हैं और 4 रिएक्शंस की प्रोडक्ट बनाइएगा और कोशिश कीजिएगा। अगर ना समझ आए तो फिर हम इंशाल्लाह आपको समझाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।